हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम आपका टॉपिक ले रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, या आप कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये टॉपिक आपका है कि जीन एक्सप्रेशन को हम कैसे रेगुलेट करते हैं। कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जीन से एमआरएनए बनना, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके एक स्पेसिफाइड प्रोटीन का निर्माण होना, कि पर्टिकुलर प्रोटीन कब बनेगी और कब नहीं बनेगी। ठीक, तो आप जानते हैं कि सेल्स दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन, यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है। ठीक, तो टॉपिक में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक आपका थर्ड सेमेस्टर को कवर करता है। थर्ड सेमेस्टर और एमएससी जूलॉजी हो या बॉटनी हो, दोनों में यूजफुल है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं, कि जिससे कि जब भी नया वीडियो आपसे रिलेटेड अपलोड होगा तो उनको भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। ठीक, तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में कैसे रेगुलेट होगा। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, इसका नोट्स आपको शॉर्ट फॉर्म में हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक, ये वीडियो होते हैं शॉर्ट होते, शॉर्ट में आपका वीडियो, शॉर्ट वीडियो में नोट्स आपको मिल जाएगा। तो हमने बताया क्या कि जीन एक्सप्रेशन इनका दो लेवल पे होता है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड अकर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, कि या तो यूकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन जो होगा या तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि जब डीएनए से स्पेसिफाइड आरएनए बनेगा, मींस डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत पे ही होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत पे जो रेगुलेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो रेगुलेटरी प्रोटीन के द्वारा होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, स्पेसिफाइड प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड होती हैं और क्या करती हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो होती है न्यूक्लियोसोम होती है, उसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करके होता है। तो ये कैसे प्रभावित होता है अभी आगे ले रहे हैं। दूसरा है अकर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। अकर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मीन्स डीएनए से स्पेसिफाइड एमआरएनए बनना। तो इस बनने की प्रक्रिया पे जो रेगुलेशन होगा वो आपका हो गया ये। फिर एमआरएनए बना, फिर एमआरएनए बनने के बाद में तुरंत क्या होता है, आरएनए प्रोसेसिंग होती है। यानी पहला स्टेप हो जाएगा कि एमआरएनए से आरएनए प्रोसेसिंग होएगी और फिर वो आरएनए न्यूक्लियस से साइटोसॉल में आएगा। तो आरएनए का ट्रांसपोर्ट हो गया कि जब वो न्यूक्लियस से साइटोसॉल में जाएगा, फिर अगला स्टेप हो जाएगा ट्रांसलेशन, कि जब उस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन। और फिर क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, कि प्रोटीन जो बन गई हैं उनमें भी चेंज होता है। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो रेगुलेशन होता है वो चार स्टेप पे हो सकता है। आरएनए प्रोसेसिंग, अभी अगला टॉपिक है, आरएनए प्रोसेसिंग कैसे होती है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आरएनए ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोसॉल में जब जाएगा। ट्रांसलेशन, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन का निर्माण जब होगा। और प्रोटीन बनने के बाद। तो इन चार स्टेप पे रेगुलेशन होता है। तो आपको बताया गया
कि यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन दो चरणों में, दो स्टेप पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। अब इसमें से जैसे हमने बताया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो हमने यहाँ पे भी आपको बताया था बाय रेगुलेटरी प्रोटीन एंड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो रेगुलेटरी प्रोटीन कैसे रेगुलेट करती हैं ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। रेगुलेटरी प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, एक्टिवेटर एंड सब रिप्रेसर। एक्टिवेटर प्रोटीन प्रोसेस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करती हैं और रिप्रेसर प्रोटीन प्रक्रिया को सप्रेस करने का काम करती है। फिर आपको बताया जाए मेन हमारा इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, कि हाउ शुड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन। कि क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। अगर हम एग्जाम में पॉइंट से पूछें तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आता है। ये क्वेश्चन आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के नाम से पूछा जाता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के नाम से पूछा जाता है। तो टॉपिक में जाने से पहले आपको क्रोमैटिन याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। क्रोमैटिन क्या है कि इंटरफेज स्टेज पे जो न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज स्टेज पे क्रोमोसोम अपने स्पेसिफिक फॉर्म में ना प्रेजेंट होके वो क्या होते हैं सेल के अंदर, सेल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क फाइबर बुक्स में यूज होता है और जिसमें बेसिक यूनिट क्या हो, रिपीटिंग यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम, बेसिक रिपीटिंग यूनिट होती है जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़े होंगे, ठीक। और इसमें भी आपको बताया गया होगा कि प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, एक कोर पार्टिकल होता है जिसके चारों तरफ डीएनए टू टर्न में लिपटा हुआ होता है। और ये कोर पार्टिकल जो होता है ये हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो टॉपिक में जाने से पहले आप ये समझ लीजिए हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये टाइटली पैक रहते हैं, ठीक। अब आप सोचें जब रिप्लिकेशन होना होगा, रिप्लिकेशन डीएनए का मीन्स क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना, और जब ट्रांसक्रिप्शन होना होगा तो क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए टीआरएनए सारे आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में अब डीएनए टाइटली पैक है तो वो पहले लूज होगा। भाई पूरा डीएनए जब रिप्लिकेशन होएगा तो पूरा डीएनए ओपन होता है और फिर एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन भी जब होना होगा तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होना होगा तो ट्रांसक्रिप्शन
फैक्टर्स कई प्रकार के होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो भी तो इससे पास होएगा। आप सोचिए कि जैसे धागा डीएनए टाइटली लिपटा हुआ है, ठीक, और अगर कोई चीज बीच से गुजरना है तो जब तक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कोर पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होगा तब तक वो चीजें आरएनए पॉलीमरेज या फैक्टर एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो हमेशा क्या होता है कि हिस्टोन यानी क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है कि क्रोमैटिन में डीएनए टाइटली पैक है या लूजली पैक है। तो अगर टाइटली पैक है तो रिप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ये प्रक्रियाएं होने के लिए क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को या आप कहें न्यूक्लियोसोम को लूज होना पड़ेगा। और लूज कैसे होगा? लूज कब होगा? जब हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो लगाव है, वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। न्यूक्लियोसोम बताएंगे तो आपको बताएंगे कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोटीन अगर है तो वो अमीनो एसिड की बनी हुई है और उसमें एक साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और दूसरे साइड में अमाइनो ग्रुप फ्री होगा। तो जिधर अमाइनो ग्रुप फ्री होता है वो क्या कहलाता है, एन टर्मिनल, और जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है ये क्या कहलाता है, सी टर्मिनल। याद रखिए, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, ठीक। अब हम आते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन, यानी जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है वो उसमें कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। पहला है कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन और दूसरा है न्यूक्लियोसोम रीमॉडेलिंग। कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन और दूसरा है न्यूक्लियोसोम रीमॉडेलिंग, ठीक। जिसमें से हम सबसे पहले पहला ले रहे हैं, कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक, कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो है ये प्रक्रिया जो होगी, ठीक, कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन ये प्रक्रिया के कारण रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। और ये मॉडिफिकेशन क्या होता है कि हमेशा किसकी सहायता से होता है, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स की सहायता से होता है, जिससे क्या होता है, या तो रिप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है। और ये शुरुआत में ही होगा, या तो प्रक्रिया बढ़ेगी या प्रक्रिया घट जाएगी। प्रोसेस में क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स ये स्पेसिफिक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करती हैं और हिस्टोन प्रोटीन को मॉडिफाई करती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन होता है अभी हमने बताया, ठीक, ये भी बेसिकली कई प्रकार से होता है, जिसमें से हमारी तीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
मेथिलेशन, नहीं पहले ले लें, एसिटिलेशन, दूसरी है मेथिलेशन, तीसरी है फास्फोरिलेशन। इसके अलावा भी अदर मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। ठीक, यानी हमने बताया कि कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया तीन प्रकार, मेनली तीन, आपके एग्जाम में तीन ही बताना होगा, एसिटिलेशन, मेथिलेशन, फास्फोरिलेशन, ये तीन बताना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एसिटिलेशन। जैसा कि आप हेडिंग से जान चुके हैं कि एसिटिलेशन प्रक्रिया में क्या होगा, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप। ठीक, हमने एन टर्मिनल बताया था कि प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन जो होगी, हिस्टोन प्रोटीन जो कोर पार्टिकल में हिस्टोन प्रोटीन है, उनके एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप टू एन टर्मिनल टू एन टर्मिनल हिस्टोन टेल। हिस्टोन टेल किसको कहा जा रहा है कि एन टर्मिनल पे, यानी जो प्रत्येक कोर पार्टिकल में जितनी भी हिस्टोन प्रोटीन है उनके एन टर्मिनल पे लगभग 11 से 37, 11 टू 37 अमीनो एसिड की एक छोटी सी टेल प्रेजेंट होती है। ठीक, इधर एन टर्मिनल पे, जिसको क्या कहते हैं, हिस्टोन टेल कहा जाता है, हिस्टोन टेल कहते हैं। तो हिस्टोन टेल में क्या है, लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन टेल में लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और उन लाइसिन अमीनो एसिड से एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिटिलेशन। और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, हिस्टोन एसिटिलेजेस। एंजाइम कौन सा यूज होगा, हिस्टोन एसिटिलेजेस यूज होता है। ठीक, और जब एसिटिलेशन होएगा, जब एसिटिलेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा और डीएनए और कोर पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम होगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज पास हो जाएगा, मींस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और फिर कुछ समय बाद एंजाइम क्या ऑन होगा, एंजाइम हिस्टोन डीएसिटिलेजेस रिमूव एसिटिल ग्रुप। हिस्टोन डीएसिटिलेजेस क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप को रिमूव कर देगा और फिर ही क्रोमैटिन स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाएगा। मींस एसिटिलेशन में क्या है कि एंजाइम हिस्टोन एसिटिलेज की सहायता से हिस्टोन टेल के लाइसिन अमीनो एसिड से एसिटिल ग्रुप अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया या रिप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कुछ समय बाद हिस्टोन डीएसिटिलेजेस एसिटिल ग्रुप रिमूव कर देगा और फिर से क्रोमैटिन स्ट्रक्चर नॉर्मल हो
जाएगा। अगली प्रोसेस है मेथिलेशन। हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ मेथिल ग्रुप टू लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेथिल ट्रांसफरेजेस। ठीक, इस प्रक्रिया में मेथिल ग्रुप हिस्टोन टेल के, जो हमने बताया हिस्टोन टेल के लाइसिन अमीनो एसिड या आर्जिनिन अमीनो एसिड से अटैच हो जाते हैं एंजाइम मेथिल ट्रांसफरेजेस की उपस्थिति में। एक चीज, दूसरी खासियत ये होती है कि लाइसिन अमीनो एसिड में जो मेथिल ग्रुप अटैच होते हैं या तो मोनो या डाई या ट्राई मेथिल अटैच होते हैं, यानी एक मेथिल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, दो मेथिल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं और तीन मेथिल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। जबकि आर्जिनिन जो होता है इसमें या तो मोनो या डाई मेथिल यानी एक या दो मेथिल ग्रुप अटैच होते हैं। एक चीज, एंजाइम मेथिल ट्रांसफरेजेस भाग लेता है और डीमेथिलेशन में के लिए मीन्स मेथिल ग्रुप रिमूव करने के लिए जो एंजाइम भाग लेगा वो आपका होता है मेथिल हिस्टोन डीमेथिलेजेस। हिस्टोन डीमेथिलेजेस, हिस्टोन डीमेथिलेजेस जो होगा ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक, अब मेथिलेशन के रिजल्ट में क्रोमैटिन स्ट्रक्चर पे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, क्रोमैटिन एसिटिलेशन में हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है, लेकिन मेथिलेशन में के रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं होता है। ठीक, और ये भी प्रक्रिया को इन दो तरीके से, या तो ये प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है या फिर प्रोसेस को घटाने का काम करता है। यानी मेथिलेशन के रिजल्ट में या तो प्रक्रिया एक्टिवेट हो सकती है, एक्टिवेशन हो सकता है, या फिर रिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि किस नंबर के या किस हिस्टोन प्रोटीन के किस नंबर के लाइसिन या आर्जिनिन का मेथिलेशन हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, हिस्टोन थर्ड प्रोटीन है पोजीशन। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन को हम नंबर से देते हैं H3 हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड लाइसिन है, अमीनो एसिड लाइसिन है। तो अगर नाइन्थ पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन है, कि अगर नाइन्थ पोजीशन और फोर्थ पोजीशन मीन्स जो मेथिलेशन हुआ है वो H3 हिस्टोन प्रोटीन की लाइसिन जो नाइन्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है इसका अगर मेथिलेशन हो जाएगा तो जीन साइलेंस हो जाएगी, जीन साइलेंसिंग हो जाएगी। और फोर्थ पोजीशन का होएगा तो जीन एक्टिवेट हो जाएगी। मीन्स मेथिलेशन के रिजल्ट में दोनों चीजें हो सकती हैं, एक्टिवेशन भी हो सकता है, रिप्रेशन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हिस्टोन प्रोटीन की किस नंबर के लाइसिन या आर्जिनिन का मेथिलेशन हुआ है। तीसरी
कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन में प्रक्रिया है फास्फोरिलेशन। हेडिंग से ही आप जान चुके होंगे कि फास्फोरिलेशन में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक। और ये फास्फेट ग्रुप डोनेट कौन करता है, एटीपी से डोनेट होता है। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, फास्फेट ग्रुप जो ऐड होता है वो या तो सीरीन, थ्रियोनीन, या टायरोसिन अमीनो एसिड, यानी हिस्टोन टेल की सीरीन, थ्रियोनीन या टायरोसिन अमीनो एसिड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, एंजाइम काइनेसिस ये ऐड करते हैं और एंजाइम फॉस्फेटेजेस ये रिमूव करते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम काइनेज करता है और फॉस्फेटेजेस रिमूव करने का काम करते हैं। इन फॉस्फोरिलेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, देन दे विल प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट फॉस्फोरिलेशन जो होगा वो प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होते, ठीक। और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच हो जाएंगे तो आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में फिर लास्ट में इनको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अदर मॉडिफिकेशन जैसे कि एडीपी राइबोसिलेशन। इसका मतलब हुआ कि एडीपी राइबोज शुगर जो होगी वो आर्जिनिन अमीनो एसिड से अटैच हो जाएगी। यूबिक्विटिलेशन मीन्स यूबिक्विटिन का अटैच होना। यूबिक्विटिन लगभग 76 अमीनो एसिड की बनी हुई एक छोटा सा प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है, ठीक। उसका अटैच होना यूबिक्विटिलेशन हो गया। सुमोइलेशन का मतलब होगा सुमो प्रोटीन का अटैच होना। बस अंतर क्या है, सुमोइलेशन जो होता है ये सी टर्मिनल साइट पे होता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका नंबर 1 कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन। और नंबर 2 आपका हो गया न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। ध्यान दें, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, इसमें हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक। या इसमें जाने से पहले आप ये समझ लें कि कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन के कारण क्या होगा, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बीच में गैप लूज हो जाएगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच हो सके, आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सके और प्रक्रिया आगे बढ़ सके। जबकि न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर पे, यानी जो हमने अटैचमेंट बताया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग जो होती है
ये एटीपी डिपेंडेंट होती है, मीन्स प्रक्रिया को कंप्लीट करने में एटीपी का खर्चा होता है, ठीक। और ये भी न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की सहायता से होती है। कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की सहायता से होती है। कई फैमिली के कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से दो फैमिली SNF स्निफ फैमिली है, और दूसरी है ISWI बेस्ड फैमिली। इन दो फैमिली के कॉम्प्लेक्सेस की सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के रिजल्ट में होता क्या है? पहला चेंज तो ये होता है कि न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग होती है, मीन्स न्यूक्लियोसोम का अपनी पोजीशन से चेंज हो जाना, कि जैसे ये तीन न्यूक्लियोसोम है, अब इसमें से ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, ठीक। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग होती है कि अपनी पोजीशन चेंज कर दें। दूसरा होता है हिस्टोन एक्सचेंज। मीन्स हिस्टोन प्रोटीन का एक्सचेंज हो जाना। और तीसरा होता है न्यूक्लियोसोम इविक्शन का मतलब जैसे तीन न्यूक्लियोसोम थे, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की साथ से कटा, अलग हो गया और फिर दो ही बचे, ठीक। जिसके कारण भी क्या होगा? डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ठीक। और जो आरएनए बनना होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ में आपका टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट खत्म हुआ। इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। एक पूछा जाता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अगर हिस्टोन मॉडिफिकेशन पूछा जाता है तो आप ये तीन प्रक्रिया बताएंगे और चौथी लास्ट में छोटा सा, या कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग क्या होता है। थैंक यू। तो इस वीडियो में आप लोग भी, मैंने अपना काम किया, आप अपना काम करिएगा। लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब प्लीज, और अपने फ्रेंड्स को भी कराइएगा। और नोट्स आपको शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। थैंक यू।